चलिए आज बात करते हैं इंसानी सहनशक्ति की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की जो शायद ही कभी सुनने को मिलती है। ये कहानी है उरुग्वेयन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 की। इस पूरी कहानी को सिर्फ एक नंबर बयां करता है और वो नंबर है 72। जी हां, पूरे 72 दिन। इतने ही दिनों तक कुछ लोग एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में खोए रहे और उन्होंने जिन मुश्किलों का सामना किया वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। ये सर्वाइवल की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक मानी जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई बचा कैसे? मतलब ऐसी नामुमकिन लगने वाली परिस्थितियों में कोई जिंदा कैसे रह सकता है? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये सब शुरू हुआ 13 अक्टूबर 1972 को। दिन था शुक्रवार। एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जो उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी टीम और उनके परिवार वालों को लेकर मॉन्टेविडियो से सैंटियागो चिली जा रही थी एक मैच के लिए। लेकिन एंडीज के ऊपर मौसम बहुत खराब था, चारों तरफ घने बादल, और यहीं पर नेविगेशन में एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती हो गई। को पायलट को लगा कि वो मंजिल के करीब पहुंच गए और उन्होंने प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया बहुत जल्दी, और इसका नतीजा हुआ एक भयानक हादसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन के पंख और पूंछ अलग हो गए और जो मेन बॉडी थी वो बस एक बेकाबू डिब्बे की तरह बन गई। वो ग्लेशियर पर करीब 725 मीटर नीचे फिसलता गया और आखिरकार 3660 मीटर की ऊंचाई पर एक बर्फ के ढेर में जाके धंस गया। एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन कम थी और ठंड जानलेवा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग इस हादसे के बाद भी जिंदा थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर उनकी ये खुशी या कहिए राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वो बुरी तरह घायल थे। उनके पास कोई सर्वाइवल गियर नहीं था और वो ऐसी जगह फंसे थे जहां तापमान 0 से भी बहुत नीचे था। तो हादसे के बाद के कुछ दिन बस उम्मीद के सहारे कटे। जब भी आसमान में किसी प्लेन की आवाज़ सुनाई देती तो एक उम्मीद जगती कि कोई उन्हें बचाने आ रहा है। और सच तो यह है कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ भी रही थी। कई दिनों तक सर्च प्लेन ऊपर उड़ते रहे, पर दिक्कत यह थी कि प्लेन का सफेद मलबा चारों तरफ फैली बर्फ में बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था। और फिर 8 मुश्किल दिनों के बाद ऑफिशियली सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अब सोचिए यह खबर सुनना कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा। लेकिन उन्हीं में से एक सर्वाइवर था, गुस्तावो निकोलिच। जब उसने एक छोटे से रेडियो पर यह खबर सुनी तो उसने मायूसी नहीं फैलने दी, बल्कि उसने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उसने अपने साथियों से कहा, अरे दोस्तों, एक अच्छी खबर है। उन्होंने हमें ढूंढना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि अब हमें यहां से खुद ही निकलना होगा। सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका था। एक हफ्ते के अंदर उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था वो भी खत्म हो गया। अब उनके सामने भूख से मरने का खतरा था और जिंदा रहने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। एक ऐसा फैसला जो इंसानियत की हर हद को परखने वाला था। उनके मन में बहुत कश्मकश चली। सब के सब रोमन कैथोलिक थे और ये उनके धर्म के खिलाफ था। लेकिन आखिरकार सबने मिलकर एक बेहद दर्दनाक फैसला लिया। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने उन साथियों के शरीर को खाना होगा जो मर चुके थे। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उन्हें जिंदा तो रखा, पर शायद इसकी यादें उन्हें जिंदगी भर सताती रहीं। उन्होंने जैसे तैसे जिंदा रहने का एक तरीका निकाल लिया था, एक रूटीन बना लिया था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहाड़ पर उनके 17वें दिन एक और कयामत उन पर टूट पड़ी। ये एक याद दिलाने जैसा था कि उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक रात जब सब सो रहे थे तो एक जबरदस्त एवलांच, मतलब बर्फ का तूफान, सीधा प्लेन के मलबे से आ टकराया। उनका जो छोटा सा ठिकाना था वो पूरा का पूरा बर्फ से भर गया। इस हादसे में 8 और लोगों की जान चली गई। इनमें ग्रुप का लीडर और आखिरी जिंदा बची महिला भी शामिल थी। तो जो मलबा अब तक उनका घर था वो अब एक बर्फीली कब्र बन चुका था। जो 19 लोग बचे थे वो 3 दिनों तक उसी बर्फ से भरे मलबे के अंदर फंसे रहे। आखिरकार उन्होंने किसी तरह बर्फ खोदकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया और बाहर एक भयानक बर्फीला तूफान चल रहा था। अब दिसंबर की शुरुआत हो चुकी थी। सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे थे, सब के सब कमजोर, भूखे और ठंड से बेहाल। अब उन्हें एक बात साफ समझ आ गई थी कि अगर वो वहीं रुके रहे तो मौत पक्की है। उनकी आखिरी उम्मीद थी वहां से बाहर निकलना। हालात बहुत खराब थे, पर उनकी हिम्मत और जुगाड़ कमाल की थी।
उन्होंने प्लेन के इंसुलेशन मटेरियल को सिलकर एक स्लीपिंग बैग बना लिया ताकि बर्फीली रातों में जिंदा रह सकें। जो लोग बाहर निकलने वाले थे उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया और फिर ग्रुप के 2 सबसे मजबूत लोगों को चुना गया, नांडो पराडो और रॉबर्टो कनेसा। जिम्मेदारी थी मदद ढूंढकर लाना। उन्हें लग रहा था कि चिली की हरी भरी वादियां बस कुछ ही किलोमीटर दूर होंगी, लेकिन जब उन्होंने एक चोटी पार की तो सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ थे, अंतहीन। ये वो पल था जहां कोई भी हिम्मत हार जाता, पर पराडो ने हार नहीं मानी। उसने अपने साथी को आगे बढ़ने के लिए मनाया। सफर बेहद मुश्किल था। चलते चलते 9 दिन बीत चुके थे। दोनों की हालत बहुत खराब थी, मौत के बिल्कुल करीब। और तभी उन्हें जिंदगी का एक निशान दिखा। एक उफनती हुई नदी के दूसरी तरफ एक आदमी, सर्जियो कैटलिन। नदी का शोर इतना ज्यादा था कि आवाज पहुंचाना नामुमकिन था। तो पराडो ने एक पत्थर पर चिट्ठी बांधी और उसे नदी के पार फेंका। उस चिट्ठी में साफ साफ उनकी बेबसी लिखी थी। मैं एक प्लेन से आया हूं जो पहाड़ों में क्रैश हो गया था। प्लेन में अभी भी 14 घायल लोग हैं। जैसे ही कैटलिन ने वो नोट पढ़ा, वो फौरन मदद लाने के लिए निकल पड़ा। उसे 10 घंटे लगे और यहीं से आखिरी रेस्क्यू की शुरुआत हुई। और फिर 22 और 23 दिसंबर को, पूरे 72 दिनों के बाद, हेलीकॉप्टर आखिरकार उस क्रैश साइट पर पहुंचे। वहां जो 14 लोग बचे थे उन्हें बचा लिया गया और इस तरह इस भयानक दास्तां का एक चमत्कारी अंत हुआ। ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई और इसने इंसानी सहनशक्ति, नैतिकता और जीने की इच्छाशक्ति पर कई गहरे सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी विरासत क्या है? कई सालों बाद जो लोग बच गए थे उन्होंने खुद कहा कि उनकी कहानी हैवानियत की नहीं बल्कि एकता की है, एक साथ मिलकर हार ना मानने की एक अविश्वसनीय ताकत की कहानी। जैसा कि उन्होंने कहा, ये शुद्ध इंसानियत से भरी एक कहानी है जो ये बताती है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देकर इंसान कुछ भी कर सकता है।